ख्याल से तो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि पैसे नहीं है इधर, ठीक है। ऊपर से जितने बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इंडिया ऑन द अदर हैंड उन्होंने रशिया से भी बना के रखी है अपनी, और अमेरिका से भी बना के रखी। ना रशियन ब्लॉक में पूरी तरह गया, ना अमेरिकन ब्लॉक में पूरी तरह गया। लेकिन अगर हम देखें तो हमने कभी अपने हवाई अड्डे दे दिए, कभी हमने कोई लोगों को ट्रेन किया वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए। तो ये हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी शुरू से तब्जब का जो है पैसे मुझे नहीं लगता कि है एवी, अगर होता तो मतलब हमारी कंट्री गरीबों में से कंट्री ना हो रही होती, आज हमारी भी कंट्री का कोई नाम होता, लेकिन वो तो नहीं है। खैर आज इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है। हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े हैं। हम किसी भी मुल्क को अगर काउंटर करना पड़ जाए, जवाब देना पड़ जाए, हम दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क इस लाइक है, ठीक है, कि वो किसी भी कंट्री को इनकाउंटर कर सकता है, जज़बा जिंदाबाद या वो किसी भी कंट्री के सामने वो बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम फुल कर्जे में डूबा हुआ है, जिस बच्चे को पता है। तो हमारा मुल्क इतना नहीं है इस काबिल कि वो किसी के आगे सर उठा सके। वैसे तो जी जो भी है ना, बिजली ना पानी दिल पाकिस्तानी, वो वाला हिसाब है हमारा। बहरहाल क्रेडिट इंडिया को जाता है, मोदी साहब ने अच्छी कोशिश की, और अल्लाह करे कि ये दोनों मामला ठंडे हो जाएं, ताकि दुनिया के अंदर जो एक मामला ख़राब हो रहा है, इकनॉमिक सिचुएशन वर्स हो रही है पाबंदियों की वजह से, और इस तरह के जो लिटिगेशन हो रही हैं, तो ज़रा दुनिया के अंदर महंगाई थोड़ी कम हो जाए, जो लोग जिनका जानी नुकसान हो रहा है वहाँ पर वो लोग बच जाएँ, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। वो तो ज़ाहिर बात है, आपको मैंने बताया नहीं है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने लोगों के दिमाग ही ख़राब करने हैं। लोगों घरों में नचाकियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि किसी के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, किसी के बिल नहीं अदा किए जा रहे। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने घर का सामान बेचने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, हमें तो उम्मीद है ना कि अब की इस सूरत हाल में वो लाजमी पाकिस्तान आएंगे, और आना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं आएंगे तो डैमेज पे खुद ही होंगे, हम नहीं होंगे। हमने तो हम जहाँ खित्ते में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ इधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, और दोनों की जगह पे उन्होंने अपने ही सरमायाकारी की है, दोनों जगहों पे, और दोनों के हैंडल पे हम नहीं करना है उसको। हमारे होके जाना उन्होंने हमारे पास से, जब हमसे बनाएंगे तो आगे जाएंगे ना वो। आपको लगता है हम किसी कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लें। लोग कहें हाँ भाई मेहनती कौम है, हम भाई इनसे डरते हैं कि ये कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए, इनमें इनका एक IQ लेवल है, मेहनती कौम है। कोई भी नहीं समझ सकता, कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। अब अगर अभी से बेहतर हो जाए, हमारे क्या नाम है सियासतदान बेहतर हो जाए ना, अगर तो कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी भी हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हम लोग अपनी 36 पुश्तों से भी नहीं वो उतार सकते। मसला ये है कि मांगना इन्होंने छोड़ना नहीं है, मांग के इन्होंने अपने पेट भरने, सब ने अपने पेट भरने, तो उसका बोझ अवाम पे ही पड़ेगा। अवाम पे बोझ पड़ेगा तो क्या करेंगे? कहाँ गया जज्बा? जज्बा कहाँ गया? जज्बा तो इन्होंने दबा दिया ना कर्ज के नीचे। कर्ज ख़त्म होगा तो फिर जज्बा ऊपर आएगा। पाकिस्तान हमेशा से भारत का मुकाबला करना चाहता है, लेकिन उसने हमेशा किसी दूसरे देश का सहारा लिया, जबकि भारत कई परिस्थितियों में दूसरे देश का सहारा बना, और इसी वजह से पाकिस्तान आज एक एक पैसे का मोहताज है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आवाम को 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। आइए इसी से जुड़ी एक न्यूज देखते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक अभी रिसेंटली ही खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, माहिर नफ्सियात के पास मौजूद है, डॉक्टर्स के पास चले गए, पागल खानों में मुंतकिल हो गए हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, जिनमें से अकेले 4 करोड़ ही भिखारी हैं। 8 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं, बाकी जो बचे कुछ हैं उनका क्या काम बाकी रह गया है? पाकिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अवाम हमेशा से अपने जज्बे का दावा करती थी कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी कंट्री का गरूर खाक में मिला सकते हैं, दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं, अब वही जहनी मरीज हो चुकी है, पागल हो चुकी है। ऐसी अवाम क्या करेगी? किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाएगी या मुल्क के लिए कैसे काम करेगी? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? अवाम की राय जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़ाहिर बात है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने आम का दिमाग ही ख़राब करना है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और इसके अलावा और घरेलू टेंशन्स हैं, बिल इतने आ रहे हैं, और
आपको पता है कि हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो गई है। बस अभी तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इस कंट्री को फतह करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, उससे पहले हम ज़हनी मरीज हो गए हैं। ये तो वक्त और हालात बताते हैं ना, आप जानती हैं बेहतर तरीके से। आप बताएं ना। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारी हुकूमत को इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि देखें गरीब आवाम पिस रही है, अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग बेचारे अपने दाल रोटी नहीं पूरी कर सकते। और ये ज़्यादातर हमारी हुकूमत का ही कसूर है इसमें कि वो देख ही नहीं रही है अपनी आवाम को। क्या हालात जा रहे हैं, इस क्या सिचुएशन है इस वक्त जो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं? वो तो ज़ाहिरी बात है, आपको मैंने बताया नहीं है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने लोगों के दिमाग ही ख़राब करने हैं। लोगों घरों में नचाकियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि किसी के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, किसी के बिल नहीं अदा किए जा रहे। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने घर का सामान बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है हम किसी कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लें। बस अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि हमें किसी कंट्री को काउंटर करना पड़े तो क्या करेंगे हम? चाइना को बुलाएंगे या अमेरिका का सहारा लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुल्क आपको ऑन द स्पॉट सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर यही होगा कि हम जिन्होंने मुल्क बेच के पहले खाया वो मज़ीद मुल्क को बेच के जाएं, यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। बस यही होगा। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि मतलब जो हमारी आजकल चल रही है ना कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, ना तो कुछ और है, ठीक है। तो लोगों ने पागल ही होना है, तो क्या और होना है। ऊपर से हमारी हुकूमत जो है चीज़ें बनाई जा रही है और कोई काम कर नहीं रही। कोई मतलब करें ये कोई मतलब हमारे लोगों के लिए काम करें, कोई बिजनेसेस के लिए काम करें या कुछ इस तरह करें, तो वही है ना, फिर ही मतलब लोग भी थोड़े से मेंटली स्टेबल होंगे। क्या ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी ही पागल हो गए हैं? सॉरी, हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको देखकर पाकिस्तानी अवाम अपना सुध-बुध ही खो बैठी है? मेरे ख्याल से तो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि पैसे नहीं है इधर, ठीक है। ऊपर से जितने बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इस तरह पैसा तो बहुत है, जो भिखारी हैं वो भी $42 बिलियन कमाते हैं। पैसा ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है। पैसे मुझे नहीं लगता कि है। एवी अगर होता तो मतलब हमारी कंट्री गरीबों में से कंट्री ना हो रही होती, आज हमारी भी कंट्री का कोई नाम होता, लेकिन वो तो नहीं है। खैर आज मतलब मेरा तो यही है कि मतलब जो पागल होने की मेन वजह यही है कि मतलब नहीं है। और ऊपर से जितना लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, अब आप लोगों के खुद सामने है कि मतलब जो बिजनेसेस सारे ख़त्म हुए हैं पाकिस्तान से, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत के बाद सारा उसने मतलब सारी तबाही फेर दी है पूरे पाकिस्तान की। बिजनेसेस की ट्रेड्स जो थी, जो भी पाकिस्तान को के साथ लोग ट्रेड करते थे बाहर के ममालिक वाले, वो उन लोगों ने ख़त्म करा दी हैं, ठीक है। हर चीज़ उसने मतलब निस्तो नबूद कर दी है। इंडिया के साथ ट्रेड तो इमरान खान ने ही बंद की थी 2019 में। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब सारा जो कपड़ा आता था वहाँ से, जो लोग मतलब ट्रेड करते थे, हर चीज़ उसने ख़त्म कर दी है। एक एंड पे वो जी गेट खोल दी है सिखों के लिए कि आ जाएं आप लोग, ठीक है। वो तो चलो एक अच्छी चीज़ उसने की है, लेकिन उसने बाकी तो रास्ते कमाने वाले बंद कर दिए ना, तो ये चीज़ें गलत थी। ये चीज़ें गलत थी, मुझे ये बताएं। अभी तो हम दावे करते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने कश्मीर भी फ़तह करना है, फ़लस्तीन भी फ़तह करना है, हमने दुश्मन का सर खाक में मिलाना है, तो जब हम खुद में ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं तो ये बड़े बड़े दावे कहाँ जाएंगे? देखिए ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, ठीक है। कि हमने फ़लाँ भी करना है, हमने कश्मीर भी आज़ाद कराना है, हमने वो चीज़ भी करनी है। तो मतलब मेरे ख्याल से कि हम लोगों को ना एक्शंस पे ज़्यादा करना चाहिए, बिलीव ना के वर्ड्स पे, ठीक है। बातें सारे कर लेते हैं, मतलब अगर ये हैं इतने तो ठीक है, वहाँ पे पैलेस्टाइन में करें, उनको सपोर्ट पर अच्छे तरीके से करें। बात ये है कि अवाम हमारी यहाँ पागल हो रही है। 8 करोड़ पाकिस्तानियों ने ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है। हम क्या करेंगे भाई? हम वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए वर्ल्ड में एग्जिस्ट अगर करना है ना, तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि पाकिस्तान की ना पहले इकनॉमी ठीक करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये ठीक करें ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा दुरुस्त हो, ठीक है। लोग थोड़े सही हो जाएं, थोड़े से मतलब मेंटली जो मतलब सेन हो गए हैं, इनसेन हो गए हैं, वो ठीक हो जाएं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेहतर एक हल यही है कि मतलब लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड किए जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएं, ताकि मतलब लोग खुश होंगे तो ही मतलब मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की ठीक होगी। सारा पैसा तो मेंटल हेल्थ पे लग जाएगा।
नहीं, सारा पैसा मेंटल हेल्थ पे नहीं लगेगा। ये हर गवर्नमेंट का एक है, मतलब चाहिए, एक उनकी ड्यूटी है इस चीज़ की कि वो मतलब अपने जो है मतलब सिटीजन्स हैं, शहरी हैं सिटीज़ के, उनको मतलब प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको मतलब दें, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको इस तरह की चीज़ें दें ताकि मतलब लोग खुश रहें, लोगों को सुकून हो, एक उनको पता हो कि हाँ ठीक है हम लोग एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना वो हैंडसम अमाउंट कमा कर भी खुश नहीं होते, करप्शन वो भी बड़ी करते हैं, करप्शन के बगैर नहीं खुशी होती है हमारे लोगों को। कि अब तो हमारे ना मतलब ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है मतलब पाकिस्तान में ना इस चीज़ को कि हाँ ठीक है करप्शन होगी तो वो लोग बंदा आगे जाएगा, ये एक चीज़ एक नॉर्मलाइज हो गई हुई है। तो वही है ना कि मतलब दावे तो बड़े फिर करते हैं कि जी मदीना की रियासत वाली हुकूमत इन्होंने इधर बनानी है, ये करनी है, वो करनी है, फिर ये चीज़ें होती मुश्किल हैं। जब आपकी सारी मतलब इदारा ही पूरा करप्ट हो फिर उसको आप कितनों को सीधा कर लेंगे। एक आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, हम किसी भी मुल्क को अगर काउंटर करना पड़ जाए, जवाब देना पड़ जाए, हम दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क इस लायक है, ठीक है, कि वो किसी भी कंट्री को इनकाउंटर कर सकता है जज़बा जिंदाबाद। या वो किसी भी कंट्री के सामने वो बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम फुल कर्जे में डूबा हुआ है, जिस बच्चे को पता है। तो हमारा मुल्क इतना नहीं है इस काबिल कि वो किसी के आगे सर उठा सके। वैसे तो जी जो भी है ना, बिजली ना पानी दिल पाकिस्तानी, वो वाला हिसाब है हमारा, ठीक है। जिंदाबाद। जज्बा जिंदाबाद है, ठीक है। कौन सा जज्बा जिसने पागल कर दिया हमें? जज्बे नहीं पागल करती है, जज्बे नहीं मरवाना है हमें एंड पे, ठीक है, बस। चाइना हमारी मदद कर पाएगा अगर कभी हमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम तो टून हो गई है, तो क्या कहते हो, कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो चाइना या कोई और हमारी मदद के लिए आएगा? इधर मुस्लिम कंट्रीज आएंगी? देखिए चाइना तो है वो थाली का बैंगन, ठीक है, घूम के इधर घूम के उधर, ठीक है। कभी उसने जी पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो कभी जी उसने उसको सपोर्ट करना है, इंडिया को सपोर्ट करना है, ठीक है। उसको नहीं सपोर्ट, इंडिया को नहीं उनकी सपोर्ट चाहिए। वो एक है न्यूट्रल कंट्री, ठीक है, जो किसी के खिलाफ भी नहीं है और किसी के ज़्यादा हक में भी नहीं है, ठीक है, वो सबको सपोर्ट कर रहा है फ़िलहाल। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ऐसा कुछ होगा, ठीक है। पाकिस्तान अपने ही कदमों पे है इस टाइम और अपना इसको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। हमारी आर्मी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी जब तक गवर्नमेंट सीधी नहीं होगी हमारा मुल्क कभी सही नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, लोग तो बाज़ात ये अपनी गुर्बत से ही मर रहे हैं। जितना हमारे पाकिस्तान के हालात बुरे जा रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारी जो कौम है, इस वजह से तो जो आपने बताया 8 करोड़ अवाम, बहुत ज़्यादा अवाम है, इस वजह से हो रही है क्योंकि उन फाइनेंशली सब तंग है, हर बंदा तंग है इस मुल्क में, ये मैं कहना चाहूँगा इस मामले में। तो क्या मुझे ये बताएगा कि हमेशा जज्बे की बात बोली जाती है, वो जज्बा कहाँ जाएगा जहाँ आवाम ही पागल हो रही है? वो जज्बा पता नहीं कहाँ, जन्नत में ही जाएगा शायद। 72 हूरों के पास। 72 हूरों के पास, ये मुझे आपने बता दिया 72 हूरों का, थैंक यू। अल्लाह कह रहे थैंक यू। नहीं अभी तक किसी ने बताया नहीं था, चलो मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताओ कि हम किसी कंट्री को काउंटर कर सकते हैं इस वक्त इन हालातों के अंदर, जो हम कहते हैं कि कश्मीर फतह करना है या फ़लस्तीन को हमने मदद करनी है, इजराइल की हम लोगों ने ठुकाई करनी है, हमें जज्बा बहुत है, हम लोगों ने दुश्मन का सर जो है वो खाक में मिलाना है। क्या ये जो मेंटली इल आवाम है, 8 करोड़ आवाम पागल हो चुकी है, क्या वो किसी का मुकाबला कर सकती है? ये सब मुकाबला टिकटॉक और यूट्यूब पे ही हो सकता है कि टिकटॉक पे 2-4 वीडियोस बनाई, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसे कुछ भी नहीं मदद कर सकते। कुछ होते हैं अच्छे नेक लोग जो क्या नाम है डोनेशन दे दें इसराइल को, जैसे फ़लस्तीन को लोग दे देते हैं, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने इतने सालों में कश्मीर नहीं फतह किया, तो मेरे करना है, पागल बनाना है, उनको भी अस्पतालों में भेजना है। बिल्कुल ऐसी है, ये इनके बस की कोई बात नहीं है जो मुझे लगता है। कंट्री को काउंटर कर सकते हैं, किसी किस्म का जवाब दे सकते हैं, हम इस पोजीशन में हैं? मैंने आपको बताया सिर्फ वीडियो तक ही महदूद है। या फिर चाइना की मदद लेंगे, IMF की मदद लेंगे? इनकी मदद भी तब लेंगे जब ये क्या नाम है फुल नीचे हो जाएंगे ना, वैसे फुल नीचे है। मदद अभी ये इसलिए नहीं ले सकते, अगर इन्होंने कोई अगर आगे से रिप्लाई चाइना की मदद की ना, तो पीछे बड़े बड़े हाथ हैं जो इनको रोक लेंगे। की मदद की हमने, अगर हमने चाइना की मदद ली तो बड़े बड़े हाथ हैं जो पीछे से हमें रोक लेंगे। कौन से हाथ? जैसे आप समझ सकती हैं क्या मैं। चले ठीक है, नाम ना लीजिए जी। अच्छा आप मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, क्या करेंगे हम, किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर सारा पैसा हमारा जो है वो माहिर नफ्सियात के पास ही जाएगा, डॉक्टर्स के पास ही जाएगा? जब हम लोग यूनिटी, हम लोग लॉयल हो जाएंगे अपने मुल्क से, अपने आप से, अपनी आवाम से, अपने सियासतदान हमसे हो जाएंगे, तब हम क्या नाम है बहुत अच्छी कौम बन सकते हैं, जैसे हम 90s के दौर में थे।
हमारा 90s के दौर में मतलब इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क का कंपैरिजन किया जाता था। सीरियसली, मजाक से। डेवलपमेंट थी। उस दौर की बात कर रहा हूँ ना मैम। उस दौर में क्या नाम है, हमारे पास क्या नाम है, हम एक अच्छी कंट्री थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब डेवलपमेंट इस्लामाबाद में क्या थी जो न्यूयॉर्क के साथ हमारा कंपैरिजन होता था? इस्लामाबाद में डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उस दौर में न्यूयॉर्क में भी डेवलपमेंट नहीं थी, इस वजह से कह रहा हूँ। इस वजह से कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि मैं वही आपसे सवाल कर रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर बैगर्स तकरीबन 38 मिलियन बैगर्स है पाकिस्तान के अंदर, जो कि $42 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं एनुअली। इतना पैसा कहाँ जाएगा? मैं तो मेंटल हेल्थ पे लगेगा। मैंने भी 1 साल बैठ के यहीं पे भीख मांगी है, बड़ा अमीर हो गया था मैं। आपने भी मांगी थी? लग रहा है आपको? नहीं, फॉर फन। ये बिल्कुल। लेकिन अगर ये बेगर्स जो हैं चाहें तो अपने सड़क पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। अगर भीख तो मांगी ना, किसी से कर्जा लेके भी अगर ये पेन्स ही बेचना शुरू कर दें, तस्बीह बेचना शुरू कर दें, तो $42 बिलियन कहाँ से कमाएंगे? वो कमाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कमा कर कौन से इन्होंने दे देना है हम अपने मुल्क के लिए। तो फिर वो कहाँ जाता है? ये तो वल्लाह ही जाने हैं। आपको लगता है मुल्क के अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, कोई रोब है उनका वर्ल्ड में, या फिर लोग उनको ऐਵੇਂ ही समझते हैं? पाकिस्तान का रोब, पाकिस्तानियों में कुछ पाकिस्तानी है जिनका रोब है, लेकिन यूट्यूबर्स का ही रोब है अपने पूरे वर्ल्ड पे कोई सीन नहीं है। ये लोग कहें हाँ भाई मेहनती कौम है, हम भाई इनसे डरते हैं कि ये कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए, इनमें इनका एक IQ लेवल है, मेहनती कौम है। कोई भी नहीं समझ सकता, कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। अब अगर अभी से बेहतर हो जाए, हमारे क्या नाम है सियासतदान बेहतर हो जाए ना अगर, तो कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी भी हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हम लोग अपनी 36 पुश्तों से भी नहीं वो उतार सकते। 36 पुश्तों है, ताक़यामत हम कर्जा ही रहेंगे। अगर नीयत हुई तो उतार लेंगे, ना नीयत हुई नहीं उतारेंगे। अभी ये जो डिप्रेशन है ये ताक़यामत तक जिंदा रहेगा। ये अब हमारे हुक्मरानों से इस बारे में बात की जाए तो बेहतर है कि अगर अपने मुल्क अगर वो ये बिजली के बिल कम कर दें, यूनिट अगर इस तरह कम कर दें तो हो सकता है, डिप्रेशन कम हो सकता है। थैंक यू सो मच। मुल्क के हालात की वजह से ही है। मुल्क के हालात कैसे हैं हमारे इस वक्त? इतने जवाब तो नहीं मुझे आते, मैं क्या नहीं, देखिए सिंपल सा सवाल है, मुल्क के हालात कैसे हैं इस वक्त हमारे? आप भी रहती हैं इसी मुल्क में, मैं भी रहती हूँ इसी मुल्क में, तो किन हालातों पर पहुँच गया पाकिस्तान? बुरे हालात ही हैं। और बुरे हालात हैं? कितने बुरे हालात? जाहिर बात है, मैं खुद किराए पे रहती हूँ, मुश्किल बड़ी होती है। अच्छा, किराए पे रहते हो? बिल भी ज़्यादा आते होंगे? बहुत ज़्यादा। अफोर्ड कर पाते हो? बड़ी मुश्किल से। डिप्रेशन होता है, दिमाग पर बोझ रहता है? तो और क्या, किस चीज़ का बोझ रहता है? यही कि कैसे करेंगे, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता, मुश्किल होती है। इसी चक्कर में लोग जहनी बीमार हो रहे हैं, माहिर नफ्सियात हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? बस चले कोई बात नहीं, थैंक यू। जब मुसलमानों के लिए उमर बिन खत्ताब को खड़े करके चौराहे पे पूछा जा सकता है तो ये क्या चीज़ है? इनसे क्यों नहीं पूछा जा सकता? ये इन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो उसको आता है कि जो चोर होता है। सच का सामना करने की हिम्मत है तो करें सामना अवाम का, लेकिन ये अवाम का सामना कभी भी नहीं करेंगे। सच इनको चुभता है, वो सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते। और चोरों को सारी दुनिया को पता है कि इनको चोर कहा था PDM वालों को, तब फिर इमरान खान को लेके आए थे। अब ये चोर इतने अच्छे हाजी नमाजी हो गए लंदन में रह के कि अब ये बहुत अच्छे हो गए हैं, बाकी सारे फिर वो बुरे के बुरे ही हो गए। आज नहीं तो कल ये निज़ाम बदलेगा, कोई मसला नहीं है, निज़ाम बदल जाना फिर भी। इतनी गैरतमंद कौम तो नहीं है हम ना। कौम की बात नहीं है, जो भी जब कोई तहरीक चलती है ना तो लाखों करोड़ों लोगों से नहीं चलती, 1-2 बंदों से, 4 बंदों से, 10 बंदों से। तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, क्योंकि 13 जमातें हैं और बाकी सारे इदारे एक तरफ हैं, उनके हिसाब पे सिर्फ एक ही बंदा सवार है, वो जो जेल में बैठा हुआ है बस। मुझे आप ये बताइएगा, आज आधी से ज़्यादा आवाम हमारी अस्पतालों में है, दिमागों का इलाज करवाते फिर रहे हैं, 8 करोड़ लोग अपने दिमागों का इलाज करवा रहे हैं। क्या हमारी इमेज है पूरी दुनिया के अंदर? लोग हमें एक
मतलब एक मेहनती कौम समझते हैं हमारा दबदबा है दुनिया के ऊपर या नहीं है? दबदबा कहाँ पे है? ये सिर्फ मसला ये है कि पता क्या है, ये सियासत में आके ना इतना टॉर्चर किया है, ये 2 सालों में देखा नहीं क्या हो गया। हर बंदा बड़बड़ा रहा होता है, चाहे कोई नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, या PTI का है, या तहरीक लब्बैक का है, वो बड़बड़ा रहा है। इसका मतलब है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो फिर क्या करेगा? पार्टीज की नहीं, मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ। तो अवाम जो होती है ना वही पार्टी बनाती है, वही पार्टी को ख़त्म करती है। इदारे उदारे नहीं ख़त्म कर सकते। मसला ये है कि जब अकेले बैठे को बंदे को जब ये समझ आएगी महंगाई कोई 10 रुपये बढ़ी है, फिर वही डिप्रेशन कि यार इस हुकूमत ने क्या किया। अगर एक दिन वो कहते हैं कि इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं एक चीज़ पे, 10 चीज़ों पे रेट बढ़ा देते हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, तो और मज़ीद बढ़ेगी। तो फिर ये पाकिस्तानी ने पागलखाने बन जाएगा, फिर तो यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। ये मुझे बताएं, आपने भी अपने बचपन से ये बात सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। हम लोग किसी को भी आंखें दिखा लेंगे, आपको लगता है हम आंखें दिखा सकते हैं? किसी भी कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लगता है आपको? हम खुद मुख्तारी नहीं है यहाँ पे। खुद मुख्तारी होगी तो किसी को आंखें दिखाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी से उधार पैसे लेने हैं तो मैं क्या आंखें दिखाऊंगा? उसको दिखा ही नहीं सकता। खुद मुख्तारी इनके पास है ही नहीं है, और खुददारी भी इनके पास नहीं है। लीडर तो खुद ही बता रहे हैं कि हम जाते हैं तो हमारे साथ ये होता है, वो हमें देख के हंसते हैं। मसला ये है कि मांगना इन्होंने छोड़ना नहीं है। मांग मांग के इन्होंने अपने पेट भरने, सब ने अपने पेट भरने, तो उसका बोझ अवाम पे ही पड़ेगा। अवाम पे बोझ पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? कहाँ गया जज्बा? जज्बा कहाँ गया? जज्बा तो इन्होंने दबा दिया ना कर्ज़ के नीचे। कर्ज़ ख़त्म होगा तो फिर जज्बा ऊपर आएगा। और मैं तो वैसे ही देखिए, बचपन में फिल्में देखते थे ना, तो तब भी मोहम्मद अली की फ़िल्म में देखते थे कि महंगाई बहुत हो गई है। उस वक़्त भी यही डायलॉग था। लेकिन मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 5 साल 10 साल पीछे चले जाए ना, तो मैं कमाता था, घर चलता था। अब 2018-19 की बात कर लें कि 17,500 तनख्वाह थी। 17,500 कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं किराया देता था, बिल देता था, बच्चों की फ़ीस देता था, राशन के लिए 10 दिन के लिए पैसे बच जाते थे। अब वो भी नहीं बचते कि हम इस हुकूमत को किन लफ्ज़ों में याद करें। 33,800 आज तनख्वाह मेरी, 22,500 बिल आया है, 11,000 किराया दिया, 300 बचा है मेरे पास। अब मैं किधर जाऊंगा? मैं पूरा महीना फिर यही है कि आपको इसी तरह से डिप्रेशन हो, अगर आपको कोई जहनी मसला बन जाए, परेशानी ले लेके आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपके पास तो फ़ी के पैसे भी नहीं होंगे उसको, कि आप उसको पैसे देकर अपना इलाज करवा दें। फ़ीस के पैसे ना भी होंगे कोई बात नहीं, जो लिखा फिर वही होगा, वो मसला नहीं है। इसलिए अच्छे इक़दाम को याद करना चाहिए जिसने अच्छा इक़दाम किया हो। हेल्थ कार्ड मिला था ना, मेरी सिस्टर ने वहाँ पे इलाज कराया था। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो 2 साल के बाद उसकी डेथ हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाया था। मेरे पास भी हेल्थ कार्ड है, लेकिन अल्लाह ज़रूरत फिर भी ना डाले किसी को, क्योंकि ये हॉस्पिटल के चक्कर जो है ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। एक पेशेंट होता है, सारे घर वाले मरीज़ हुए होते हैं, और कुछ। मेरी बात सुने, अब लोगों ने जितना पैसा जमा किया हुआ था वो अपना दिमाग ठिकाने पे ही लगाने पे वो लग जाएगा कि दिमाग थोड़ा दुरुस्त हो, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है ना, माहिर नफ्सियात हो गए हैं, तो सारा पैसा क्या उधर ही खर्च हो जाएगा। पैसा निकलवाने का अच्छा तरीका ही है, क्योंकि मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वकीलों ने कमाया है तो उनके भी, वकीलों के भी इस वक्त जा रहे हैं पैसे। डॉक्टरों ने कमाया तो वो खुद मरीज़ हुए हुए हैं, मरीज़ चेक कर करके। तो किसी का पैसा सेफ़ नहीं है, बस पैसा चल रहा है, जो चोरों के हाथ में आ रहा है वो बच रहा है, क्योंकि वो सेव करके वो बाहर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे वो पैसा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ की कंपनियाँ बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पे ये अपना पैसा इसीलिए नहीं लाते, उनको पता है कि यहाँ पे जो कंपनियाँ जा रही हैं हम किस लिए लाएं। तो जो बाहर से लेके आ रहे हैं उनको भी पता है खसारा ही है। पाकिस्तानी मजबूर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अपना पैसा लाना चाहते हैं, लेकिन इस हुकूमत पे, इन पे उनको ट्रस्ट ही नहीं है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं, चाहे कोई भी गारंटी दे दे, क्योंकि इन्होंने अपना एतमाद खुद ख़राब किया है। वरना आज से काफ़ी साल पहले तारक अजीज़ के दौर में ना एक प्रोग्राम चलता था, मुल्क सवारो कर्ज़ उतारो।
करोड़ों रुपया हुआ था, कहाँ गया वो कर्ज़ा? पैसे सारे गायब हो गए। जहाँ यहाँ जो भी कर्ज़ के नाम पे आवाम से इकट्ठा करता है, वो या तो अपना पेट भर लेता है, फ्लैट बना लेता है, कोई बाहर प्रॉपर्टियाँ बना लेता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? फिर पैसा हकदार तक पहुँचता ही नहीं। अगर कर्ज़ भी दे देना तो हमारे ऊपर से ये महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि हर प्रोग्राम के IMF के प्रोग्राम के साथ शराइत यही होती हैं कि टैक्स ख़त्म करें, इनको रिलीफ जो दे रहे हैं वो ख़त्म कर दें। तो रिलीफ जो ख़त्म होगा, जो हमें रिलीफ मिलता है थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये अब इससे ज़्यादा क्या है कि अब हवा पे भी ये टैक्स लगाएंगे इंशाल्लाह, आने वाला है वो भी वक्त। लेकिन कितना होगा? आखिर तक तो आवाम जो है ना पागल हो जाती। फिर 25 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम है, जिसमें से अकेले 4 करोड़ पाकिस्तान के अंदर ही भिखारी मौजूद है। जो बाहर की कंट्रीज़ में है वो अलग करोड़ों की तादाद में, जो रिकॉर्ड में नहीं है। उसी में 8 करोड़ लोग पागल खानों में भी चले गए हैं, तो बाकी के बच्चे कितने भाई? एक मैंने प्रोग्राम देखा था शाहिद मसूद साहब का, तो वो कह रहा था कि अगर हम मदीना की रियासत के मुताबिक मुल्क को दुरुस्त करें ना, तो 19 करोड़ लोगों को है ना हाथ पैर काटने पड़ेंगे, टुंडे लूले लंगड़े नज़र आएंगे, क्योंकि ये चोर हैं सारे। ये सारे चोर हैं। बाकी 4-5 करोड़ बचेंगे, वो क्या कर लेंगे यार? फिर उन टुंडों को लेके हम कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि एक ने चोरी की, दूसरा उसका गवाह, फिर उसने भी चोरी की है। रिश्वत की आदत तो इन्होंने स्वाब समझा हुआ। पहले किक बैक देते थे, अब मराद के नाम पे रिश्वत दी जाती है। कि मिसाल के तौर पे मज़दूर 12 घंटे से 14 घंटे काम करता हूँ, 33,000 तनख्वाह। बजट बनाने वाले पर लानत है कि 32,000 से 37,000 सैलरी बनाई है। क्या जी 30% है। अब जो जिनकी तनख्वाह 10 लाख है, उसकी 30% से बड़ी, तो उसकी तो 13 लाख हो गई। फ़ायदा तो उसको ही दिया ना, हमें क्या दिया? 5,000। 50,000 में भी ख़र्चा पूरा नहीं हो सकता, जो हालात हो चुके हैं। इनको ये सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम के टैक्स से इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, हमारे प्राइवेट में जाएं, वो भी नहीं जा सकते। अगर गवर्नमेंट में जाएं, गवर्नमेंट में भी जाने के लिए ना वो 100% की वो क्या कहते प्रोसेस बता देते हैं कि फ़ंड वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और पढ़ाई भी नहीं होती। और गवर्नमेंट टीचर ऐसे हैं कि वो अकेडमियों में पढ़ाई बिल्कुल सही करते हैं, स्कूल में भी नहीं सही नहीं करनी। इसी तरह डॉक्टर के पास चले जाएं, वही डॉक्टर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बैठा होगा, वो 10 रुपये वाली दवाई दे देगा, साथ में अपना कार्ड दे देगा। क्लिनिक में चले जाएं, वही दवाई वो 500 वाली, 1000 वाली, 2000 आपसे ले लेगा, 10 मिनट में आराम आ जाएगा। वही ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 दिन में होगा, तो बंदा सही नहीं होगा, मज़ीद उसकी तबीयत बिगड़ेगी। नाम है सर आपका? एहसन फरीद नाम है मेरा। शफकत रसूल गिल। एहसन, क्या करते हैं आप? मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और सर आप? मैं भी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप क्लास फेलोज हैं? नहीं, मैं इनका सीनियर हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, इनका 3rd ईयर है। ज़बरदस्त। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया की, बड़े अरसे से जंग जो है वो बंदी हुई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया गए, फिर इस महीने वो यूक्रेन का विजिट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज़ फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हों या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फ़ौरन हाइक कर दी। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि इंडिया का इसमें कोई किरदार है? क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पे थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये फील होता है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन करते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं। चूँकि इनका ब्लॉक एक है, इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है
हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडिया की मार्केट के अंदर जाए। तो जाहिर बात है उनका और इसमें कोई ना कोई रोल तो हो सकता है। इकोनॉमिकल वाइज देखी जाए दुनिया में आजकल उसी की सुनी जाती है जिसकी इकॉनमी तगड़ी है। ये वो जंगो जदल का ना दौर है कि जिसके पास हथियार ज़्यादा हो वही आगे आए, या जिसके पास कोई और चीज़ या इंटेलेक्चुअल जिसके पास ज़्यादा हो वो ज़्यादा आए। आजकल का दौर ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जापान जैसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है लेकिन उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इसी तरह इंडिया ने चूँकि अपनी इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी की मॉडल पे रखी है 90s की दिहाई से लेकर अभी तक, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हर बंदा अभी आपने देखा कि फेसबुक ने अपना हांगकांग से जो उनका वो डाटा सेंटर था वो उठा के उन्होंने इंडिया की सिटी गुजरात के अंदर किया है। तो हर दुनिया का बड़ा से बड़ा जो ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करें। तो जाहिर बात है ये हो सकता है, उनका रोल हो सकता है। अब आप ये देखें कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। बिल्कुल ऐसे ही इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे जयशंकर नाम है मेरे ख्याल में उनका, उन्होंने जब ये बात की उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन बात अब ये है कि अगर यही कोई हमारे जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बात करता तो अमेरिका उसकी पहले एड बंद करता और उसको घुटनों के बल के ऊपर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले कही कि इंडिया की मार्केट को की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो वो इंडिया को किसी भी सूरत अपने आप से लहदा नहीं कर सकते। और देखिए पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि किस तरह रशिया से है क्रूड ऑयल ले सके, लेकिन हम वो लेने में नाकामयाब हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके दौरे हुकूमत में भी हमें सुनने को मिला कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद भी हम जो नई हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, तब भी हमें सुनने को मिला कि रशिया के साथ हम डील करने जा रहे हैं, ऑयल लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए इसमें बात सबसे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो ये है कि हमारी जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। ठीक है, जैसी हुकूमत बदलती है हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। कभी हम अमेरिका के ब्लॉक में चले जाते हैं, कभी हमारा दिल करता नहीं यार रशिया जो है उससे हमारा बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान वाली साइड से, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। कभी हम चाइना के पास चले जाते हैं। तो बात ये होती है कि जब आप सबको खुश रखना चाहें तो कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। तो हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को एक सर्टेनिटी की ज़रूरत है, एक पूरे प्लान की ज़रूरत है कि जो एक 15 साल का या 20 साल का प्लान हो कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जाना है, उसके प्रोज भी पता हो आपको, उसके कॉन्स भी आपको पता हो। तो मसला हमारा ये है कि हम सर्टेन ही नहीं है हमने किसके साथ जाना है। तो इसीलिए अब रशिया हमारे से इसलिए डील करता कि भी हमारा कब मूड बदल जाए, हम कहें जी नहीं जी हमें आज चाइना ज़्यादा पसंद है हम उधर चले जाएं, उनको कहें नहीं जी अब अमेरिका हमें ज़्यादा पैसा दे रहा हम उधर चले जाएं। तो बेसिक इशू आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ये अनसर्टिनिटी है इसका है। और अब आप ये देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी कमाल की है कि वो यूक्रेन के साथ भी बना कर रखे हुए हैं, वो रशिया का विजिट भी कर रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और अमेरिका भी वो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी आज की नहीं है, उनकी शुरू की है। जबकि अगर आप हमारी तारीख को देखें तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ वो रशिया जा रहा था और रास्ते में मोड़ के उनको आप ले गए अमेरिका। हालांकि अमेरिका अगर कोई मसला हो तो जो एक बेसिक उसूल है कि जो बिल्कुल आपकी सरहदों के साथ जिसकी सरहद मिलती है वो आपकी मदद को आएगा, ना कि जो 7 समंदर पार एक मुल्क बैठा है वो आपके पास आएगा। फिर उसके बाद हम सीटों सेंटों में चले गए, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों के अंदर जाने की, रशिया हमसे दूर होता गया। हम इंडिया ऑन द अदर हैंड उन्होंने रशिया से भी बना के रखी अपनी और अमेरिका से भी बना के रखी, ना रशियन ब्लॉक में पूरी तरह गया ना अमेरिकन ब्लॉक में पूरी तरह गया। लेकिन अगर हम देखें तो हमने कभी अपने हवाई अड्डे दे दिए, कभी हमने कोई लोगों को ट्रेन किया वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए। तो ये हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी शुरू से तबज़ब का जो है वो शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमको आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें की रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो रशिया के विजिट पे थे, फिर वो यूक्रेन के विजिट पर गए और उसी के बाद ही पुतिन ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मोदी साहब जो हैं वो सैर तफरी में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो सैर तफरी नहीं है। चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मामला है वो इकोनॉमिक पार कॉरिडोर है कि जिस मुल्क के पास पैसे हैं, जिस मुल्क के अच्छे ममालिक के साथ, बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर उनका जो एक जो उनका वेट है वो बरकरार रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन वाले मामले के अंदर रशिया ने स्ट्रिक्टली एक तवील अरसा ये स्टांस रखा है कि किसी सूरत भी इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से बगावत की गई है, अनॉय किया गया है स्टेट को, फेडरेशन को। अब उसका हर सूरत में बदला लिया जाएगा और उनको दबाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऐसी कौन है। तो रशिया ने अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन है और उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया है। इवन कि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया। अमेरिका की सीवियर इंटरवीन होने के बाद भी
कुछ नहीं बन पाया और उल्टा रशिया की जानिब से ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया। अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया को इस बात के ऊपर भी कि ये क्या मामला है। असल में जंग तो सुपर पावर की है, रशिया दोबारा सुपर पावर बनने की गेम के अंदर है, इंडिया भी आने वाले कुछ अरसे के अंदर उसी दौड़ के अंदर है कि सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है लेकिन उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो उनके मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चले, लेकिन दे आर स्टिल क्लेमिंग कि दे आर सुपर पावर और वो सुपर पावर हैं भी। अब जो इंडिया वाला मामला है, इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है, हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े हैं। तो इस सारे मैटर के अंदर अमेरिका की तरफ से भी शायद इनको आगे करने की कोशिश की गई है कि मोदी साहब आगे बढ़ें और इस मामले को अपने तरीके से निपटाएं, ताकि किसी सूरत से यूक्रेन जो है उसके अंदर जंग बंदी हो, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ये चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी तरह जंग रुके, और चूँकि उस जंग की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो इकॉनमी के अंदर फ़र्क नज़र आया, पाकिस्तान के भी हालात बुरे हुए, इंडिया में अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आए, रशिया से पेट्रोल ख़रीदने वाले जो मुल्क थे उनको बहुत ज़्यादा सामना हुआ, अमेरिका की जानिब से बंदिशें लगाई गई, थ्रेट किया गया कि जो इनके साथ ट्रेड करेगा रशिया के साथ हम उन्हें दबाएंगे या उनके साथ अपने मामला नहीं चलाएंगे। तो लेकिन इंडिया तो नहीं दबा बुरहान, इंडिया को अमेरिका ने मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने नहीं सुनी उनकी, इतना क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं। देखिए, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बने, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकॉनमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि 10.2 बिलियन डॉलर्स बचाए गए हैं सिर्फ क्रूड ऑयल। इंडिया ने अमेरिका के कहे बगैर, अमेरिका की मुखालफत मोल लेते हुए रशिया से 40% क्रूड ऑयल इस वक्त वो ले रहे हैं, और वो भी इंडियन करेंसी में। एग्जैक्टली। तो ये तो देखे ना, डबल फ़ायदा हो गया। इंडिया बड़ी कंट्री है, वो निगोशिएट करने की सिचुएशन में है, वो पोजीशन में है। अमेरिका को और इंडिया को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में फ़ायदे क्या हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की हैसियत से या डेवलपिंग कंट्री होने की हैसियत से जो 48% ट्रेड का हिस्सा जो है अमेरिका इंडिया को देता था, वो माजी में बंद कर दिया गया। ठीक है, जब ये हालात थोड़े से चेंज हुए हैं, जब एशिया के अंदर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया की जिसके ऊपर नजरें हैं, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, उसके बाद सूरत हाल बदली है। इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा, अपने आकाओं को खुश ज़रूर रखा है, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है। इसलिए इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, इंडिया की कौम बड़ी है, इंडिया की हुकूमत भी हमारी निस्बत और दाएं बाएं के मुल्कों की निस्बत बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने 40% जो अपना क्रूड ऑयल है वो उनके साथ लिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर रशिया के ठंडा किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, तो इंडिया एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और ये क्रेडिट मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने दोनों मुल्कों के अंदर इतनी स्वीर कंडीशन के अंदर गए हैं, मुलाकातें की हैं और किसी ना किसी से कोशिश की है कि मामला ठंडे हो जाए। आपको पता है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के बाद यूक्रेन के विजिट पे गए हैं, तो रशिया ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वहाँ मौजूदगी में यूक्रेन पे कोई भी हमला नहीं किया। इससे बात साबित होती है कि नरेंद्र मोदी रशिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, 40% अगर क्रूड ऑयल रशिया इंडिया को दे रहा है, तो रशिया के भी तो स्टेक्स हैं, उनका भी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बेशक वो किसी भी मुल्क को दे सकते हैं, वो हमें भी देने के लिए तैयार थे, कुछ हिस्सा हमें दिया भी, लेकिन इस वक्त देखना तो यही है कि 40% इंडिया को जो तेल की सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो रशिया दे रहा है। तो ऑब्वियसली रशिया के स्टेक्स भी इंडिया के साथ अब किसी ना किसी तरह से जुड़ रहे हैं। इंडिया का मामला सिर्फ यही है, क्रेडिट दे दें उनको, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन पसे पुश्त जो मामला हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान और रशिया के जो करीबी ताल्लुकात हैं, जो दिन ब दिन इनकी आपस के अंदर एक जो फासले कम हो रहे हैं माजी में अफगान वॉर की वजह से, और जो इस तरह के मामला थे, उनको भी तो किसी ना किसी तरीके से सेटबैक पहुंचाना है। तो ये बड़े मामला हैं। बहरहाल क्रेडिट इंडिया को जाता है, मोदी साहब ने अच्छी कोशिश की और अल्लाह करे कि ये दोनों मामला ठंडे हो जाएं, ताकि दुनिया के अंदर जो एक मामला ख़राब हो रहा है, इकनॉमिक सिचुएशन वर्स हो रही है पाबंदियों की वजह से और इस तरह के जो लिटिगेशन हो रही हैं, तो ज़रा दुनिया के अंदर महंगाई थोड़ी कम हो जाए, जो लोग जिनका जानी नुकसान हो रहा है वहाँ पर, वो लोग बच जाएं, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। सर, आपको पता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं
इंडिया इसमें की रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले रशिया के दौरे पे थे, फिर यूक्रेन के विजिट पे गए, तो डेफिनेटली उन्होंने दोनों मुल्कों के मुद्दे सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि उनकी वजह से रशिया जो है जंग खत्म करने को तैयार हो गया है। देखिए जी, वो उसका दौरा ज़रूर हुआ वहाँ पर इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी, रशिया जाने के बाद वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया में देख ले 2 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए जंग होते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों की माशरत तबाह हो चुकी है, माशरत से उनसे पूरे रशिया को बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है इस टाइम, पूरी दुनिया में उसका नुकसान हो रहा है। वहाँ से रशिया ना विजिट कर सकता है, ना कोई आता है, कोई सयाह आ रहा है, ना कोई आ रहा है, उसकी वजह से उसका अपने मुल्क में बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए इंडिया के, ठीक है चले गए, उन्होंने जाकर मुज़ाकरात किए, पर वो वहाँ से पीछे से जो बैग मिली थी उन्होंने वही सामने रखे, उनसे बातचीत की कि मामला हल किया जाए। पर उन्होंने वो रशिया के वज़ीर पोर्टपोटी साहब ने ये कहा कि भी अमेरिका को चाहिए कि बीच में से अपने साइड करे। अच्छा। जबकि देखिए सारे ऑलमोस्ट अमेरिका था बीच में शामिल था, यूरोप शामिल था, अमेरिका शामिल था इसके अंदर जंग के अंदर। यूक्रेन तो वैसे इतना छोटा सा मुल्क है, वो तो जब चाहे ख़त्म कर सकते थे वो, पर उनकी ताकत को पीछे से बैग जो थी जो अमेरिका और यूरोप की थी, जिसकी बेस पे उन्होंने इतना टाइम गुजार लिया। अब वो मामला हल हो गया, हो रहा है, तो अच्छी बात है, जो हो गया बेहतर होना चाहिए कि आगे मुल्क को, सब मुल्कों में जो इस टाइम महंगाई और बेरोज़गारी का आलम हुआ बड़ा, वो ख़त्म हो। अमेरिका अब ये जो आगे हमारे मुल्क में क्या कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें सारे SCO हो रही है, सब मुल्क आ रहे हैं, उसमें रशिया भी आ रहा है, उसमें इंडिया मोदी साहब भी होंगे, सारे होंगे। इनवाइट तो किया है मोदी साहब को, लेकिन पता नहीं अब वो आते हैं कि नहीं आते। आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे मुल्क में ज़रूर आएंगे वो, अब आएंगे, अब उनका आना बनेगा। पहले की वजह से कह रहे हैं, नहीं नून लीग की वजह से नहीं मैं कह रहा, मैं फर्स्ट टाइम जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे तब भी मोदी साहब आए थे, और अभी मोदी साहब आएंगे, क्योंकि कोई बात होगी ना नून लीग। अब उनके लिए ज़रूरत है, अब मसला देखें ना, अब उनकी ज़रूरत है। अब उन्होंने यहाँ पे अफगानिस्तान में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उन्होंने पाकिस्तान को हैंडल करना है, तो अफगानिस्तान से उन्होंने फ़ायदा उठाना है ना, नहीं तो बीच में तो उनका सारा नुकसान हो रहा है इंडिया का। इंडिया ने इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, हमें तो उम्मीद है ना कि अब की इस सूरत हाल में वो लाजमी पाकिस्तान आएंगे, और आना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं आएंगे तो डैमेज भी खुद ही होंगे, हम नहीं होंगे। हमने तो हम जहाँ खित्ते में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ इधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, और दोनों की जगह पे उन्होंने अपने ही सरमायाकारी की है, दोनों जगहों पे, और दोनों के हैंडल पे हम नहीं करना है उसको, हमारे से होके जाना उन्होंने हमारे पास से। जब हमसे बनाएंगे तो आगे जाएंगे ना। वो नून लीग के मुखालिफ कर बात करने के लिए आए हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ये बात असल में ये है कि मोदी साहब यहाँ आएंगे और ये मामले सारे बेहतर होंगे, आगे आगे मुल्क दुनिया के अंदर बेहतरी आ रही है। अभी आप देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन किसी मुल्क के विजिट पे होते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो रशिया गए, फिर यूक्रेन गए, उसके बाद वो पोलैंड के, फिर उसके बाद अभी जो है वो सिंगापुर और कई ममालिक के विजिट से होकर आ रहे हैं, और जहाँ कहीं जा रहे हैं वो एक मकसद के तहत जा रहे हैं, मतलब उनका एक एजेंडा होता है कि वहाँ जाके पूरा करना। अब देखें ना कि हम बात करें सिंगापुर की, वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर चिप की डीलिंग करके आए हैं ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की जो है वो फैक्ट्रीज लगे। अब इसी के साथ हम यूक्रेन और रशिया के जब भी विजिट पे गए तब ये मामला समझ नहीं आ रहे थे कि वहाँ पे वो क्यों गए, लेकिन अब बात पूरी खुल के आई है पुतिन के स्टेटमेंट के बाद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इनके दरमियान एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं कि ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है पीस कायम हो सके। नहीं बिल्कुल ठीक है बात अपने, मैंने आपको क्या कहा कि पहले तो आप देखें ना, सबसे पहले बातचीत कहाँ हुई, अमेरिका से हुई। अमेरिका से बात होने के बाद मोदी को हाथ में दिया गया कि जाएं जब मामला करें, उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, उन्होंने कहा करें, फिर उन्होंने वो मामला जाके किया और इंडिया ने कर दिखाया। नहीं कर दिखाया, उसमें कहीं ना कहीं झुकाव, जाहिर मुल्कों में झुकाव करना पड़ता है, उनको बात माननी पड़ती है, करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मामले। अब उनको भी नजर आ रहा था कि रशिया को हमारी मौशत बहुत तबाह हो चुकी है, लिहाजा हम बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं इस टाइम, तो लिहाजा उन्होंने ये मामले को कोई ना कोई हैंडल तो करना ही था ना वहाँ पर। चाहे यूक्रेन मानेगा, यूक्रेन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन भी खत्म हो चुका है इस टाइम। अगर उसको अब दोबारा अपने जगह पे खड़ा होना है तो उसको ये मामला हल करना पड़ेगा। यूरोप ने जो साइड उसके साथ ली हुई थी, अब वो यूरोप भी इसके साथ खड़ा हुआ है कि चले ठीक है ये मामले होने चाहिए। लिहाजा हर जगह पे आप देख रहे हैं महंगाई का जोर हर मुल्क में ही हुआ है, कहीं भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। इसी वजह से हुई है जो जंग लगी हुई है, जो फ़लस्तीन में लगी हुई है, इन जंगों की वजह से ही मुल्क में तबाह बर्बाद हो रहे हैं हर जगह।